रोडोल्फ विर्चाओ, यही बात कर रहे थे कल हम लोग। रोडोल्फ विर्चाओ was the first suggest that new cells are formed from the division of pre-existing cells। means जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं बेटा वो अपने पहले वाले सेल्स के डिवीजन से प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स ओमनीज सेलुला ई सेलुला, मैंने लिखा है ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यहां तक आपने लिखा था कल, ठीक है। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, all cells arise from pre-existing cells, right? Now Fleming coined the term mitosis। Fleming coined the term mitosis, ठीक है। Farmer and Murray coined the term meiosis। माइटोसिस और मियोसिस है ना, दो तरह का सेल डिवीजन मेनली होता है। ए माइटोसिस भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। माइटोसिस टर्म दिया था बेटा फ्लेमिंग ने, मियोसिस टर्म दिया था फॉर्मर एंड मूरे ने, ठीक है। सेल साइकिल, सेल साइकिल बेटा, सेल साइकिल में मान लो एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है एक। जब इसको डिवाइड करना होगा, मतलब अभी तो डिवीजन नहीं हो रही है, जैसे ही डिवीजन के लिए ये तैयार हो जाएगी कि अब हमें डिवीजन करना है, मीन्स अंडरगो डिवीजन, और नॉर्मल सेल्स अंडरगो डिवीजन, तब इस सेल को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। इसी सेल को हम पेरेंट सेल बोलने लगेंगे, पेरेंट सेल, राइट, या मदर सेल। तो नॉर्मल सेल और पेरेंट सेल में डिफरेंस क्या हुआ? दो सेल्स विच अंडरगो डिवीजन कॉल्ड पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल में भी बेटा अगर इसमें मियोसिस होने जा रही है तो इसको हम माइटोसाइट्स बोलेंगे, और मियोसिस होने जा रही है तो फिर इसको हम मियोसाइट्स बोलेंगे, राइट। मतलब अगर मान लो माइटोसिस होने जा रही है इस सेल में, माइटोसिस में क्या होता है, एक से दो सेल प्रोड्यूस होती हैं, तो इस सेल को हम बोलेंगे माइटोसाइट्स। माइटोसिस होने जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? माइटोसाइट्स, माइटोसाइट्स। और अगर मान लो मियोसिस होने जा रही है, अगर इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होने जा रही है मतलब एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। तो इस सेल को हम बोलेंगे मियोसाइट्स, मियोसाइट्स। मींस पेरेंट सेल्स टू टाइप की होंगी, मियोसाइट्स एंड माइटोसाइट्स, मियोसाइट्स एंड माइटोसाइट्स। समझ में आ गया? ठीक है। और जब ये सेल डिवाइड करेगी बेटा, तो जो इससे जो सेल्स बनेंगे, जैसे मान लो माइटोसिस हो रही है, मान लो माइटोसिस के थ्रू इसने 2 सेल बनाए हैं, या मियोसिस में 4 सेल बनाए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स अंडरगो माइटोसिस। मान लेते हैं अंडरगो माइटोसिस, अगर इसमें माइटोसिस हो रही है तो ये दो सेल्स बने हैं बेटा, इनको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स, मदर सेल
पेरेंट सेल, डॉटर सेल, माइटोसाइट्स, मियोसाइट्स, समझ में आ गया। अब ये भी सेल्स मेच्योरिटी को गेन करने के बाद बेटा फिर से डिवाइड करेंगे और ये फिर से पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब ये सेल्स पेरेंट सेल बनेगी बेटा, डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगी ये सेल, इस टाइम को हम बोलते हैं, क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था सर, माइटोसाइट्स, मियोसाइट्स, रिपीट। अच्छा, those parent cells which undergo mitosis called mitocytes, and those parent cells which undergo meiosis is called meiocytes, right? After mitosis or meiosis, सर शुरू से सेल साइकिल रिपीट। महिमा अभी ज्वाइन किए हो क्या? चल देख लो बेटा, सेल साइकिल एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल्स, दोज नॉर्मल सेल्स विच अंडरगो डिवीजन, अगर उसमें डिवीजन होने जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल और मदर सेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ की सेल्स अभी एक नॉर्मल सेल है, इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, और मान लो डैमेज हो गया सेल्स, रप्चर हो गया स्किन, तो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। तो यही सेल मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो पास पास की सेल्स हैं जो इसमें है अभी, है ना। तो a normal cell converted into parent cells, those normal cells which undergo division, मतलब डिवीजन, उस सेल में अब डिवीजन होने जा रहा है, उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल और मदर सेल। अगर उसमें माइटोसिस होने जा रहा है बेटा तो उसको हम माइटोसाइट्स बोलेंगे, अगर उस सेल में मियोसिस होने जा रही है तो उसको बोलेंगे मियोसाइट सेल्स। तो पेरेंट सेल्स आर टू टाइप, माइटोसाइट्स एंड मियोसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस मदर सेल में माइटोसिस होने जा रही है, अंडरगो माइटोसिस, इफ देन टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, इसमें फिर से डिवीजन होगा। मान लो अगर डिवीजन होने जा रहा है, ठीक है, तो डिवाइड होकर के बेटा ये भी क्या बनाएंगी, टू डॉटर सेल बनाएंगी, अगर माइटोसिस हो रही है तो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिपरेटरी फेज, या है ना, इसको, इस फेज को क्या बोलेंगे, प्रिपरेटिव फेज, प्रिपरेटिव फेज इसको बोलेंगे। प्रिपरेटिव फेज मतलब सेल तैयार होती है डिवीजन के लिए, है ना, तुरंत नहीं डिवाइड हो जाएगी। ये जो डॉटर सेल्स हैं जब मेच्योरिटी को अटेन कर लेंगे बेटा, उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगी, तो जो टाइम पीरियड है ये, इसको बोलते हैं प्रिपरेटिव फेज, इसमें सेल तैयारी करती है, ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है, इसी को सेल साइकिल हम बोलते हैं। तो फिर से न्यू हेडिंग दो एक, सेल साइकिल, फिर से सेल साइकिल में हम लिखते हैं, पहले सेल साइकिल हेडिंग दो बेटा, ये तो कॉपी कर लिया था ना। सेल साइकिल, सेल साइकिल लिखिए, सेल साइकिल में लिखो बेटा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, duplicates मतलब डबल होना यहां पे है ना। जीनोम मतलब क्या हुआ, जीनोम मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, या न्यूक्लियस नहीं भी है तो भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डबल होना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच a cell duplicates its genome, comma, synthesis of other components of the cell, comma, synthesis of
other components of the cell and eventually divides into 2 or 4. Definition, repeat: the sequence of events by which a cell duplicates its genome, comma, synthesis of other components of the cell and eventually divides into two or four daughter cells. 2 or 4 daughter cells is called cell cycle. Next point: a typical eukaryotic cell in bracket human cell. A typical eukaryotic cell के सभी कंपोनेंट्स डिवाइड होते हैं. हाँ, अभी देखेंगे हम. माइटोसिस मियोसिस होने तो दो, अभी सारा बताऊंगा मैं. वो सारे डबल होते हैं बेटा. A typical eukaryotic cell in bracket human cell in culture medium take time approx 24 hours. आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टिपिकल ह्यूमन सेल्स 24 घंटे का टाइम लेती है, लेकिन कब? कल्चर मीडियम में बेटा. और ये 100% सही नहीं है कि सारे सेल्स 24 आवर्स टाइम लेते हैं. हमारी ब्लड सेल्स जो है बहुत कम टाइम में डिवाइड कर जाती हैं और कंटिन्यूअस डिवीजन वहां पे चल रहा होता है. बोन मैरो में सेल्स ब्लड के बनते रहते हैं. सर अभी क्या लाइन बोली थी? अरे ध्यान से सुनो पर्वगर, कहाँ पे हो तुम? एक पैराग्राफ लिखने में तुम जरा 15 मिनट लगा दोगे सारा का सारा. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन 24 आवर्स इन कल्चर मीडियम. ऐसे लिख लो, इन कल्चर मीडियम. ईस्ट सेल्स डिवाइड, ईस्ट सेल्स, ईस्ट जानते हो ना? ईस्ट जो है बेटा 90 मिनट्स ले लेता है डिवाइड होने में. 90 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल समझना चीजों को. इसमें 2 फेज मेनली आते हैं. पहला तो है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज. इंटरफेज और एम फेज. जस्टिन बेटा अभी आप लेफ्ट हो गए थे, है ना? क्यों पता नहीं, नेट चला गया होगा. एम फेज या एम फेज को बेटा बोलते हैं हम मिटोटिक फेज भी बोलते हैं. मिटोटिक फेज भी बोलते हैं हम. हाँ, नेट प्रॉब्लम था. ठीक है. अब इंटरफेज के 3 स्टेप होते हैं बेटा. इसके भी G1, G stands for growth, S phase and G2 phase, right? G1 S phase and G2 phase. M phase में भी बेटा 2 फेज आते हैं. एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन. तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हो? कैरी ऑन. तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस. दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है. ये फेजेस होते हैं किसके? सेल डिवीजन के.
सेल साइकिल के टोटल, है ना, G1 S phase, G1 S phase, G2 phase and कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ये जो फेज, कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। इंटरफेज होता क्या है सर? वंदना, बता रहा हूं बेटा, अभी सारा बता रहा हूं मैं, सब बता रहा हूं, ठीक है। कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? सर स्टार्टिंग बेटा आपने किसने लिखा था? बहुत बड़ा सा मुझे दिखा नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, वो सारे क्लियर हो जाएंगे सर। स्टार्टिंग में बताया था वो बाद में दोबारा ही जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, बोन मैरो में लगातार सेल्स डिवाइड कर रही है बेटा, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना रही है, तो वहां की सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रही है। लेकिन यहां पे ये हमारे पाम में देखो, यहाँ की सेल्स डिवाइड कर रही है क्या? अभी नहीं, नहीं कर रही है। लेकिन अगर स्किन डैमेज हो जाए बेटा तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, वरना तो नहीं डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? हाँ, तो अब देखो जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, जिस सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा जी नॉट फेज, जी जीरो लिखते हैं, जी नॉट फेज या जी जीरो फेज, ग्रोथ नहीं हो रही उसमें, मतलब ये जी जीरो फेज में है सेल। एक ये सेल मैंने बना दिया है जी जीरो फेज में, जी नॉट फेज बोलते हैं इसको। ये एक सेल है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो अब बोलना है आप लोग, क्योंकि यही समझना है। अब क्या होगा बेटा, अब ये सेल नॉर्मल सेल थी, अब जा रही है डिवाइड करने, मतलब क्या हुआ, डिवाइड करने जा रही है। अब एक नॉर्मल सेल है जो अभी तक डिवीजन नहीं कर रही थी बेटा, अब डिवाइड करने जा रही है, ठीक है। तो डिवाइड करने जा रही है, तो अब ये देखो, ये नॉर्मल सेल थी, डिवाइड होकर के जब दो सेल बनाएगी बेटा ये, तो इन दोनों के कंपोनेंट्स को उसका सम करोगे तो इसके जस्ट डबल होगा कि नहीं? डीएनए जितना यहां पे होगा, डीएनए जितना यहां पे होगा, मान लो एन है तो यहां भी एन और एन होगा, या यहां पे 2n है तो यहां भी 2n होगा, मतलब डीएनए जस्ट डबल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो डिवाइड होने के पहले डीएनए जस्ट डबल होता है, होना चाहिए, लेकिन और कंपोनेंट्स भी सारे डबल होने चाहिए, साइटोप्लाज्मी प्रोटोप्लाज्मी जस्ट डबल होना चाहिए। डबल होगा बेटा पूरे सेल का कंपोनेंट, जब डबल करना है उसके लिए तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं चाहिए? बताओ बताओ। डिवीजन के पहले जैसे किचन में खाना बनाते हैं बेटा, खाना बनाने के पहले सारा सामान रख लेते हैं ना? हाँ, सारा सामान हम रख लेते हैं। और ऐसे ही बेटा जब एक सेल, यही समझना है मेनली, जब सेल डिवाइड करना होगा सेल को, तो वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। बोन मैरो छोड़ दो बेटा, पर्वगर कहां लटके हुए हो अभी। डिवाइड करना होगा तो बाहर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। देखो यहां पे ये नॉर्मल सेल थी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं कर रहा था। अब क्या होगा, जब इसको डिवाइड करना का मन बना लिया इसने, मतलब पेरेंट सेल हो गया अब ये, तो बाहर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। बाहर से पहला काम होगा न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब एब्जॉर्ब करेगा बेटा तो सेल की ग्रोथ हो जाएगी, देखो छोटी थी अभी बड़ी हो गई, सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बेटा हम G1 फेज, मतलब ग्रोथ 1। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है? अभी जस्ट डबल नहीं हुआ है न्यूट्रिएंट, बस इसने एब्जॉर्ब किया है, बस अभी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो
जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले अब वो डिवाइड करेगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा। मतलब सेल की साइज जितनी यहां पे है उतनी ही रहेगी सेल की साइज। देखो मैंने उतना ही बड़ा बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बन गया होगा भले। अब यहां ये न्यूक्लियस है, इसलिए अब यहां पे क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का सिंथेसिस होता है, बात तीनों एक ही है, जस्ट डीएनए डबल होता है ना। तो यहां पे क्या होगा बेटा, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, ये हुआ। पहले एक नॉर्मल सेल थी, जी नॉट फेज, उसने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया तो ग्रोथ हो गई, तो G1 फेज, जी फॉर ग्रोथ। उसके बाद डीएनए जस्ट डबल हो गया तो उसको डीएनए सिंथेसिस फेज बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन फेज भी बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस फेज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, ठीक। अब क्या होगा, जब डीएनए डबल हो गया बेटा, उसके बाद ये सेल क्या करेगी, साइज में थोड़ी सी और बढ़ती है, मतलब कि फिर से फर्दर ग्रोथ होगा और कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस और की जाएगी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह की, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है, अभी आगे और देखेंगे, ठीक है। तो फिर से सेल ग्रोथ करती है, मतलब जितना बड़ा यहां पे है थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस है, तो इसको बोलेंगे हम G2 फेज। इस पूरे को मिला के बेटा हम एक साथ इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ये सब कुछ जो हुआ है इसको हम इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। अब जब सब कुछ कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स जस्ट डबल हो चुके हैं, फिर क्या होगा, सबसे पहले इसी सेल के अंदर बेटा दो न्यूक्लियस बन गए, मतलब ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। ये कौन सा फेज आया बेटा, कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस दो बन गया है, फिर से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यहां से हाफ हाफ हो जाएगी और दो सेल्स बन जाएंगे। ये देखो, तो ये स्टेज कौन सी थी, साइटोकाइनेसिस। क्या था ये, साइटोकाइनेसिस। इस फेज को एक साथ मिला के हम बोलते हैं बेटा एम फेज। एम फेज मतलब मिटोटिक फेज, अभी लिखा था पहले हमने। अब बताओ इसमें कहां पे किसको डाउट है, बताओ। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। नहीं आया, जी नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। महिमा G2 रिपीट, नो प्रॉब्लम, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्लियर है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। अभी रिपीट कर देता हूं, कॉपी करते रहो, G2 तक होगी। चल देखो, फिर से देखो, एक बार देखो आप। ये नॉर्मल सेल है जो डिवाइड नहीं कर रही है, इसको G0 फेज बोलते हैं, क्लियर। अब इस सेल को जरूरत पड़ी डिवीजन की, तो इस सेल को अब हम बोलने लगे क्या, मदर सेल और पेरेंट सेल। और ये क्या करेगी, डिवीजन की तैयारी करेगी। डिवाइड करने के बाद उसमें मटेरियल जस्ट डबल होना है, इसलिए पहले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू होगा, और न्यूट्रिएंट्स को चारों तरफ से एब्जॉर्ब किया इसने, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, तो उसकी साइज में थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, तो उसको G1 फेज बोलते हैं, मतलब ग्रोथ फेज, राइट।
यहां तक समझ में आ गया। अब न्यूक्लियस में देखो बेटा, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट होता है सेल का जेनेटिक मटेरियल। पहले उसकी डबलिंग होगी, उसको हम बोलते हैं जस्ट डबल हो जाएगा पहले, तो डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन फेज। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस के नाम से, एस के नाम से इसको एस फेज बोलते हैं। अभी सेल डिवाइड नहीं की है, जस्ट डबल हो गया डीएनए, न्यूट्रिएंट पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया था। अब क्या होगा, फिर से और कंपोनेंट्स सेल्स के डबल करने के लिए बेटा फिर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, या जस्ट वो थोड़ा साइज में ग्रोथ करेगा सेल, उसको G2 फेज बोलते हैं। G स्टैंड फॉर ग्रोथ। अब तैयारी कंप्लीट। अब क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरी ऑन मींस न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मींस डिवीजन। उसके बाद बेटा फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा। इन दोनों को मिला के हम एम फेज बोलते हैं। बोलो, अभी भी किसी को डाउट है? अभी भी किसी को डाउट है क्या? क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिया? चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, आप एक फ्रेश पेज ले लो बड़ा सा। हाँ, नोट कर लो, नोटेड। अच्छा, एक बड़ा सा फुल पेज ले लो और एक सर्कल बनाओ, बड़ा सा सर्कल बनाना है आपको। इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका सेंटर है यहां पे, मान लो, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। यहां से एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब इधर जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऐसे करो, एक लाइन खींचो, सीधी लाइन है ना, ये टेढ़ी हो गई। और फिर ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा हम सबसे पहले G1 फेज से। ये जो है G1 फेज है, ठीक है, ये G1 फेज है। और हाफ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहां से ऐसे। ये G1 फेज के बाद बेटा कौन सा फेज आता है? S फेज। G1 फेज, S फेज, ठीक है। ये है G2 फेज, और ये पूरा क्या है, M फेज। यहां से लेके बेटा यहां तक, ये जो है M फेज है। अब आप बता सकते हो कि सबसे मैक्सिमम टाइम किस फेज में होता है, लेती है सेल्स? मैक्सिमम टाइम G1 फेज। शाबाश बेटा, दिख रहा है हमें G1 फेज, ठीक है, ठीक है। अब G1 फेज को हम यहां पे मिटोटिक डिवीजन के बाद, मिटोटिक, एम फेज को मिटोटिक बोलते हैं ना, तो मिटोटिक के बाद G1 आता है कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में, इसलिए उसके बाद आता है ये। अगर ऐसे सेल चल रही है तो ऐसे चलेगी। तो G1 फेज को हम पोस्ट मिटोटिक गैप फेज भी बोल सकते हैं क्या? इसको पोस्ट माइटोटिक, MITOTIC, गैप फेज, गैप फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ग्रोथ फेज, और फर्स्ट ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है लिखना। सेल्स इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एंड ग्रो कॉन्टिन्यूअसली,
ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कॉन्टिन्यूअसली, लगातार ग्रो करती रहती है G1 फेज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहां पे डीएनए जो होता है बेटा वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, तो डीएनए की सिंथेसिस तो यहां पे होती है, लेकिन यहां पे तैयारी चल रही है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बना के रख लेगा ये G1 फेज में बेटा। ठीक है, तो एटीपी, नेक्स्ट पॉइंट एटीपी, और क्या लिखूं, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स, आरएनएज है ना, प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, न्यूक्लियस की भी ग्रोथ होगी थोड़ी, तो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस और most of the cell organelles duplication occur in this phase। ठीक है, most of the cell organelles duplicates in this phase। most of the cell organelles duplicates मतलब डबल होना, in this phase। ठीक है, ऐसा होता है। और ध्यान से सुनो, अब अगली लाइन इसमें मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एम फेज के बाद ये आता है वैसे तो, अगर सेल साइकिल कंटिन्यूअस चल रही है तो इसमें 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी लास्ट नीट में जो क्वेश्चन आया था इसी से आया था जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। इसके जीवन फेज के बाद, जीवन फेज जैसे ही कंप्लीट होगा बेटा, सेल के पास 3 ऑप्शंस हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस आफ्टर G1 फेज। ठीक है, या तो ये कहां पे इंटर कर जाएगी, G0 फेज में, मतलब अब सेल्स डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी, तो इंटर G0 फेज फॉर अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन। तो एक वर्ड मैंने यहां पे यूज किया, डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो आप लोग, वैसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बताऊं। सेल डिफरेंशिएशन, पता है सर जी, जस्टिन बहुत बढ़िया बेटा। और हर्ष, हर्ष बैठे हो, हर्ष बेटा बैठे हो, क्लास में हो? अच्छा, पर्व गर्ग बता दो सर। अच्छा, हर्ष नहीं बैठा है मुझे लगता है, परमानेंट फंक्शन स्ट्रक्चर, वाह रे महिमा बेटा वाह। देखो, अ नॉर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब एक सेल आफ्टर डिवीजन, एक सेल एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को गेन कर ले कि उसको यही काम करना है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं सारी ये, समझ रहे हो? हाँ, सेल डिफरेंशिएशन। तो इन
इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इंटर G0 फेज, इंटर G0 और G0 फेज undergoing for differentiation अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, लिख लो, इंटर G0 फेज एंड undergoing for differentiation, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो वो एस फेज में चला जाए, इंटर एस फेज में आ जाएगी अगले डिवीजन के लिए, ऐसा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, गेट अरेस्टेड इन G1 फेज, हो सकता है कि वो इसी में अरेस्ट हो जाए, मतलब कि G1 फेज आने के बाद सेल में ग्रोथ भी रुक जाए, सब कुछ रुक जाए और वो चुपचाप पड़ी रहे, ऐसा भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो गेट अरेस्टेड इन G1 फेज, उसी को चेक पॉइंट बोलते हैं। गेट अरेस्टेड मतलब सेल डिवीजन रुक जाएगा इन G1 फेज, और इसी को बोलते हैं बेटा चेक पॉइंट। सर डाउट बोल, डाउट बेटा पर बोल, डाउट बोल। मैंने लिखा है गेट अरेस्टेड इन G1 फेज, दैट इज चेक पॉइंट। सर 1 और 3 ऑप्शन तो सेम ही हुए। अच्छा, एक कोई काम ही नहीं कर रही है सेल, चुपचाप पड़ी हुई है, वो कोई फंक्शनल नहीं है उसमें, और फंक्शनल वाले सेल में डिफरेंशिएशन के बाद दोनों में डिफरेंस नहीं है, कह रहे हो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम है। सेल के पास 3 ऑप्शन है बेटा, या तो वो डिफरेंशिएट होके नया टिश्यू बना लेगी, या एस फेज में आ जाएगी, या अरेस्ट हो जाएगी, यहीं पे सेल डिवीजन रुक जाएगा, मैं कोई काम भी नहीं करेगी, फंक्शनल इनएक्टिव हो जाएगी। क्लियर हुआ? सर दोनों में ही डिवीजन रुक गई, हद हो गई भाई। एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ है घर पे, एक लड़का अपना काम कर रहा है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। 2 बच्चे घर पे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्कूल दोनों को नहीं जाना है, सेम है फीचर, स्कूल दोनों को नहीं जाना है। एक पढ़ रहा है लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहा है, एक चुपचाप बैठा हुआ है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये फंक्शनल एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। सही कह रहे हो बेटा जस्टिन, सही कह रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब चलो एस फेज पे चलते हैं। एस को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, है ना। इसको हम इनविजिबल फेज बोलते हैं, इनविजिबल फेज फॉर सेल साइकिल, है ना। इसलिए इसमें क्रोमैटिड्स, आप जानते होंगे बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ लिया है, तो क्रोमोसोम्स जो हैं प्रिपेयर करते हैं अपने को, है ना, देम सेल्फ्स। इनविजिबल फेज, इसमें पॉइंट लिखिए, इनविजिबल फेज भी बोलते हैं इसको, एस फेज, है ना, फॉर सेल साइकिल, क्यों क्रोमो इनविजिबल क्यों बोलते हैं भाई? क्रोमोसोम्स प्रिपेयर themselves, क्रोमोसोम प्रिपेयर themselves। तो प्रिपेयर होने का क्या मतलब है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, हिस्टोन सिंथेसिस। अब आप पूछना मत हिस्टोन क्या होता है, बहुत बार बताया मैंने, हिस्टोन सिंथेसिस, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, यहां भी हुआ था ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, ये कॉमन है दोनों में।
ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, राइट। और क्या होगा मेन चीज, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें बेटा डीएनए एक्चुअल में फ्रॉम 2C, अगर मान लो डीएनए कंटेंट पहले से 2C है तो गेट कन्वर्टेड इनटू 4C, मतलब अपने पहले से जस्ट डबल हो जाता है, अपने पहले अमाउंट से जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन बेटा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिप्लॉयड 2N टू 2N ही रहता है, मतलब कि क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, डीएनए डबल हुआ। अब इसका मतलब इस सेल साइकिल के कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये चीज समझ में आने वाली नहीं है आपको। ये दोनों पॉइंट कि डीएनए कन्वर्टेड फ्रॉम 2C टू 4C एंड क्रोमोसोम कन्वर्टेड फ्रॉम 2N टू 2N, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, इस साइकिल के खत्म होने के बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। सेंट्रियोल जानते हो ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। 2 सेंट्रियोल इज इक्वल टू 1 सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रियोल अपने पहले वाले अमाउंट का जस्ट डबल हो जाता है इसी फेज में, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना है इसको। सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, यहां पे हो गया बेटा सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, ठीक है। या सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन बोल सकते हो इसको, क्योंकि सेंट्रोसोम जस्ट डबल हुआ, सेंट्रियोल 2 से 4 हो गया, सेंट्रोसोम 1 से 2 हो गया, तो सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन भी लिख सकते हो, सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब माइटोसिस, चलो वो बाद में टॉपिक बताऊंगा, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब देखो इस पूरे फेज को हम कहते क्या हैं, अभी G2 फेज बाकी है, G1 S फेज एंड G2 फेज को मिला के हम इंटरफेज बोलते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। अब चलो पहले हम क्या करते हैं, G2 फेज के बारे में सारा पॉइंट्स लिखते हैं, फिर इंटरफेज के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। चलो यहां तक समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कर लो। एस फेज में क्या हुआ, हिस्टोन डबल हुआ, न्यूक्लियस की ग्रोथ हुई, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन हुआ, बस। डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन फॉर्मेशन, न्यूक्लियस इनलार्ज हुआ, बस। बस ठीक है, समझ में आ गया। G2 फेज, G2 फेज को मिटोटिक के पहले है बेटा, तो G2 फेज को और क्या बोल सकते हैं, प्री मिटोटिक फेज या प्री मिटोटिक गैप फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्री मिटोटिक गैप फेज भी बोल सकते हैं, या और क्या बोलेंगे, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। इसके पॉइंट्स, इसमें जगह मेरे पास कम है, आपके पास जगह होगा लिखना। फिर से आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा बेटा, इसमें दोबारा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, बोल रहा हूं लिख लो, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, और हाँ दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो,
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। ठीक है, सारे डबल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिंडल फॉर्मेशन हमने कहीं लिखा नहीं है अभी, अब लिखने जा रहा हूं। G2 फेज में बेटा स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और सेल ग्रोथ भी करती है। स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर एनिमल सेल है तो वैसे भी माइक्रोट्यूबुल्स, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल ग्रोथ तो इसमें भी करेगी, और ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस स्पिंडल के लिए, क्योंकि आप जानते हो स्पिंडल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इस स्टेज में आने के बाद भी कभी कभी जो है सेल अरेस्ट हो जाती है बेटा, डिवीजन बंद कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि G2 फेज में जो सेल पहुंची है वो या तो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो M फेज में जा सकती है या यहीं पे अरेस्ट हो सकती है। मतलब इंटर इन फर्स्ट चेक पॉइंट था यहाँ पे सेकेंड चेक पॉइंट भी होता है एक, और इंटर इन सेकेंड चेक पॉइंट में भी इंटर इन सेकेंड चेक पॉइंट, इंटर इन सेकेंड चेक पॉइंट, ठीक है। अब बेटा देखो, यहां से लेके और यहां तक का फेज को क्या बोलते हो आप? इंटरफेज। इसको क्या बोलते हो बेटा आप? इंटरफेज। इसमें कितना टाइम लगता है? 75 to 90%, 75 to 90% ऑफ सेल डिवीजन की टाइमिंग जो होती है वो इंटरफेज में लगती है, ठीक है, इंटरफेज में लगती है। इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं, इसमें प्रिपेयर करती है ना, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। देख लो अभी डिवाइड किया नहीं है, कुछ भी नहीं, ना न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ ना साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, और इतना टाइम लग गया तैयारी में। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? फिर एम फेज की तरफ बढ़ता हूं मैं। ठीक है बेटा, अब देखो एम फेज। एम फेज में बेटा मैंने दो आपको बताया था, हाँ ठीक है बेटा, दो बताया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बाकी ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब बाकी क्या है? एक बचा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो ये हो गया बेटा एम फेज, राइट। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद G0 फेज में भी आपके एनसीईआरटी में बनाया है कि G0 फेज में जा सकती है, लेकिन G0 फेज में इसके बाद जाएगी।
तो आप यहां से ऐसे करके निकाल सकते हो, जी नॉट फेज में जा सकती है, अगर लगातार जो डिवाइड कर रही है सेल वो जी नॉट फेज में भी जा सकती है। जी1 के बाद इसके बाद जी1 फेज आएगा, उसके बाद जी नॉट फेज में जा सकती है। जी नॉट फेज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्विसेंट फेज और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्विसेंट फेज, जी नॉट फेज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, QUIEST, क्विसेंट, SENT, क्विसेंट फेज। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार। ग्रोथ फेज तो दिख रहा है ना, वो भी नहीं दिख रहा। मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, जी नॉट फेज और ये तो दिख रहा है ना, हाँ ये तो दिख रहा है, क्विसेंट फेज, फिर नहीं दिखा, QUIESCENT, क्विसेंट फेज। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसमें पॉइंट्स आपको लिखना है, 3 पॉइंट में बोल रहा हूं, पहला पॉइंट लिखो, उधर जार लिख रहा हूं तो दिख नहीं रहा। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल, it is inactive stage of G naught phase, it is inactive stage of cell cycle, but cell is metabolically active। ये भी पॉइंट लिखो, inactive stage of cell cycle but cell is metabolically active, metabolically active, metabolically active। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों, यहां तक सबका हो गया? किसी को डाउट हो तो कोई बोले। नो डाउट। अब 2 पॉइंट हमें याद रखना है बेटा, ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। पहला पॉइंट बेटा कि सेल का चेक पॉइंट क्या होता है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट ये, सर नेम बता दो, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का नेम, अच्छा प्रोफेज, अभी कई बार आएगा ये, हाँ प्रोफेज, PROPHASE, प्रोफेज, मेटाफेज, METAPHSE, एनाफेज, ANA, एंड टीलोफेज, TELO। तो 2 चीज आपको समझ में नहीं आई होगी बच्चों। पहला तो कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक। दूसरी चीज कि डीएनए जस्ट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता, इसका क्या मतलब है। तो इससे पहले कि डीएनए डुप्लीकेशन 2C से 4C हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेक पॉइंट्स की। ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है चेक पॉइंट्स, बट उसका यूज है बेटा, कई जगह आगे यूज होगा, इसलिए हम आपको चेक पॉइंट्स पहले आज समझा देते हैं, ठीक है ना। पहले चेक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे क्रोमोसोम, है ना। तो मिटा देता हूं मैं इसको, हेडिंग दो चेक पॉइंट्स एंड सेल साइकिल, चेक पॉइंट्स एंड सेल साइकिल। हेडिंग दो बच्चों, चेक पॉइंट्स एंड सेल साइकिल। चेक पॉइंट्स एंड सेल साइकिल,
phases of cell cycle are controlled by two proteins. पहला पॉइंट लिखेंगे, है ना, दो प्रोटीन होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं सेल के फेजेस को. फेजेस ऑफ सेल साइकिल is controlled by two proteins. दो प्रोटीन होती है बेटा, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं. आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, रोक देना है, कंटिन्यू रखना है ना. तो पहली प्रोटीन है साइक्लिन. साइक्लिन्स, इसको साइक्लिन्स बोलते हैं बेटा, साइक्लिन्स. और दूसरी प्रोटीन होती है सीडीकेज. सीडीकेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, प्रोटीन काइनेजेस. सीडीकेज का फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज. साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज. ये जो दोनों प्रोटीन्स होती हैं बेटा, बोथ आर फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स. दोनों जो प्रोटीन होती हैं, बोथ आर फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स यूजिंग एटीपी. फास्फोराइलेटेड का मतलब समझ रहे हो? फास्फोराइलेशन मतलब कि एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ले लेना, ठीक, या रिमूव कर देना, है ना. और ये जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ सकती हैं, ब्रेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो यहां पे हम लिखें फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स ब्रेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ रहे हो? फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स ब्रेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ सकती हैं वो. यहां तक समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करने वाले दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. एक साइक्लिन होता है और एक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है. और ये दोनों प्रोटीन एटीपी से बेटा फास्फोराइलेट हो जाती हैं, मतलब फास्फेट ग्रुप को ले लेती हैं, ठीक है. और ये दोनों प्रोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ सकती हैं या रोक सकती हैं. चेक पॉइंट्स, समझ रहे हो? ये दो प्रोटीन के नाम आपको याद रहेगा, साइक्लिन्स एंड सीडीकेज, ठीक है. अब हाँ ठीक है, आराम से धीरे धीरे समझना थोड़ा, है ना. देखो, हम जानते हैं बेटा कि G1 फेज पहले आता है, इसके बाद आता है कौन सा फेज? S फेज आता है बेटा. उसके बाद कौन सा आता है? G2 फेज आता है. उसके बाद कौन सा फेज आता है? M फेज आता है. यही आता है, सही साइकिल कंप्लीट हो जाती है. तो बिटवीन G1 एंड S फेज यहां पे क्या होता है? फर्स्ट चेक पॉइंट, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चेक पॉइंट. या तो यहां सेल रुक सकती है डिवीजन अपना, ठीक है, या और इसी को बोलते हैं बेटा हम G1
साइक्लिन, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, जीवन साइक्लिन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CG1, सी के नीचे जी और उसके नीचे 1, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, G1/S। तो देखो, फर्स्ट चेक पॉइंट लिखो या जीवन साइक्लिन लिखो या CG1 लिखो या G1S लिखो, सबका मतलब एक ही होता है, सेम। ठीक है। दूसरा, एस फेज। ठीक है, मान लो यहां से अरेस्ट नहीं हुई सेल, आगे डिवीजन बढ़ गया, तो क्या हो गया, इन एस फेज जीवन साइक्लिन डिस्ट्रॉयड। यहां पे लिखना है, अभी समझाता हूं उसको आपको। यहां पे एस के नीचे लिखिए कि इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, इन एस फेज जीवन साइक्लिन डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड। एंड CDK बिकम इनएक्टिव, एंड CDK बिकम, अभी लिख लो, इसको और समझाता हूं अच्छी तरह से, इनएक्टिव। ठीक है। एस के और G2 के बीच में बेटा सेल का डिवीजन रुक नहीं सकता। फर्स्ट चेक पॉइंट यही है। सेकेंड चेक पॉइंट बेटा G2 और M फेज के बीच में आता है। तो यहां पर क्या है, सेकेंड चेक पॉइंट, इसमें क्या होता है बेटा, इसको क्या और बोल सकते हो, इसको CM भी बोल सकते हैं, और CM, और क्या बोल सकते हो CM के अलावा, G2M डिवाइड G2/M, सेकेंड चेक पॉइंट को। अब क्या करना है, मैं इसके लिए एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, इसमें CG1 में फर्स्ट चेक पॉइंट में यहां पर एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, CDK बिकम एक्टिव, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। CDK बिकम एक्टिव बाई G1 साइक्लिन, यहां पे बोल रहा हूं मैं फर्स्ट चेक पॉइंट पे, CDK बिकम एक्टिव बाई G1 साइक्लिन एंड ATP at its activation sites, CDK become active by G1 cyclin and ATP at its activation sites। ठीक है, लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखो, इट कॉजेज, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, फर्स्ट चेक पॉइंट में दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज, इट causes transition of G1 to S phase। लिख लिया। अभी लिख लो, फिर इसको मिटा के दूसरा डायग्राम एक बनाना होगा, पहले लिख लो फिर बताता हूं। यहां पर लिख लिया आपने, इट कॉजेज ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज। अब आपको सेकेंड चेक पॉइंट में स्टेटमेंट लिखना है, थोड़ा बड़ा है ये, यहां पर लिखिए, यहां पर लिखो, CDK binds with CM, CDK binds with CM, ठीक है, CM and phosphorylated
and phosphorylated at both site and phosphorylated at both site SITE in bracket activation and inhibitory site bracket close activation and inhibitory site bracket close but still remain inactive inactive लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑन रिमूवल ऑफ PO4 फॉस्फेट ग्रुप ऑन रिमूवल ऑफ PO4 from inhibitory site it gets active on removal of PO4 from inhibitory site it get active and cause transition from G1 to M phase चलो जो कुछ भी लिखा हमने अभी तक चेक पॉइंट्स में उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा ठीक है। ये है G1 फेज ये पूरा क्या है मैंने यहां पे G1 लिख दिया देखो यहां पे मैंने G1 लिखा है ठीक है। G1 में क्या है G1 फेज में कि एक प्रोटीन है CDK ये देखो ये एक प्रोटीन है इसको बोलते हैं CDK मैंने बोला था आपको CDK प्रोटीन है और इसमें दो साइट्स हैं एक इनहिबिटरी साइट है और एक एक्टिव साइट है दो साइट में बनाया हूं देख रहे हो बायोमोलिक्यूल में एंजाइम में पढ़ा होगा आपने एक है इनहिबिटरी साइट दूसरा है एक्टिव साइट ये प्रोटीन है ये क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है इनएक्टिव है ठीक है इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या हुआ बच्चे यहां पर ये साइकिल ऐसे चल रही है ना इसमें लग गया ATP और ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP में तो ADP में कन्वर्ट होगा बेटा तो फॉस्फेट ग्रुप तो चला गया अंदर ठीक है फॉस्फेट ग्रुप ले लिया इसने और एक चीज और लगा इसमें बेटा यहां पर ये एक और प्रोटीन है इस प्रोटीन का नाम क्या है G1 साइक्लिन है ये G1 साइक्लिन प्रोटीन है ये भी इसमें लग गई अब लग गई तो क्या हो गया बेटा ये एक्टिव था ये इसके लगने से क्या हो गया ये क्या हो गया इनएक्टिव मतलब ये जो प्रोटीन थी इसमें दो साइट दिख रहा है अभी और इसके ऊपर ये साइक्लिन प्रोटीन लग गया ये लग गया ये CDK है दोनों मिल गए तो दोनों मिल गए तो क्या मैंने CDK बिकम इनएक्टिव बाय G1 साइक्लिन लिखा है आपने स्टेटमेंट तो G1 साइक्लिन के लगने से ये इनएक्टिव हो गया समझ रहे हो इनएक्टिव CDK अभी भी इनएक्टिव है ठीक है समझ रहे हो और इनएक्टिव होगा तो आपने लास्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखा था G1 साइक्लिन में या फर्स्ट चेक पॉइंट में कि इट कॉज ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज मतलब ये इनएक्टिव होगा तभी ये G1 से S फेज में आएगा मतलब क्या हो गया ये S फेज हो गया ये कौन सा फेज है बेटा S फेज है
ठीक है, एस फेज है, ठीक है। और एस फेज में भी ये क्या है, इनहिबिटरी साइट है, इनहिबिटरी साइट, और ये दूसरा साइट क्या है, एक्टिव साइट चला गया। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया बेटे, बताना। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है बेटा तेजस्विनी, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया, देख लो, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया, और जो साइक्लिन प्रोटीन थी वो डिस्ट्रॉयड, आपने लिखा है साइक्लिन प्रोटीन सीडीके बाइंड विद सीएम लिखा था, एंड फास्फोराइलेटेड लूज कर दिया, ठीक है। और इसमें रिमूवल ऑफ PO4 फ्रॉम इनहिबिटरी साइट, यहां से निकल गया, ये निकल गया, तो फिर ऐसे दिखा सकते हैं उसको हम, जीवन साइक्लिन, यहां पर ब्लू कलर से बनाया है ना मैंने, तो यहां भी ब्लू कलर से बना दे, ये देखो जीवन साइक्लिन खत्म हो गया, सीडीके बच गया, तो सीडीके बच, ये ऐसे जा रहा है इधर से इधर को तरफ है, के तरफ है, ठीक है। ये मैंने गलत बना दिया क्या, एस फेज में हो रहा था ना भाई, कोई बोल भी नहीं रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है यार, यहां पे निकलेगा ना फॉस्फेट ग्रुप और वो साइक्लिन, एस फेज तो ये है, ये एस फेज है ना, वो तो G2 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये निकल गया। और CD के देखो बेटा बच गया, ये CD के बच गया, इसमें दो साइट है ऐसे, ठीक है, ये तो इसको, ये क्या है, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव CDK, CDK इनएक्टिव हो गया, तो जब CDK इनएक्टिव होगा तो फिर ये सेल साइकिल में सेल जो है फ्रॉम S टू G2 फेज मूव कर जाएगी, G2 फेज मूव कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आपने लिखा है ना एस फेज में कि इन एस फेज G1 साइक्लिन डिस्ट्रॉयड एंड CDK बिकम इनएक्टिव, देख लो फिर से देखो, एस फेज में लिखा है इन एस फेज G1 साइक्लिन डिस्ट्रॉयड एंड CDK बिकम इनएक्टिव लिखा है ना, क्लियर है यहां तक, एस फेज तक क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में कि फिर से बेटा 2 ATP लग जाता है, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूज होता है और 2 ADP में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। और मिटाटिक साइक्लिन CM यहां पे जुड़ेगा, यहां पे क्या होगा, CM जुड़ेगा इससे, CDK है ये, CDK है, CDK से बेटा इसमें जुड़ जाएगा एक और, लास्ट स्टेप रिपीट, अभी बता रहा हूं बेटा, ये इनएक्टिव CDK इंटर्स इन G2 फेज, G2 फेज में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए यूज हुआ बेटा, और ये सेकेंड चेक पॉइंट है, आप जानते हो, यहां पर एक और प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, CM, ठीक है, CM मिटोटिक साइकिल, ठीक है, चेक पॉइंट है ये इसके साथ लग जाएगी, मतलब यहां पे आ गया, ठीक। और ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप थे, दो फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप यहां पे लग जाएंगे, लग गए, ये दो, इसमें क्या होगा, दो फॉस्फेट ग्रुप लग गया, एक यहां पे एक यहां पे, और CDK तो भाई है, इसके साथ एक
और प्रोटीन CM प्रोटीन लग गई, बट स्टिल इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है, लेकिन ये इनएक्टिव है CDK, ये भी CDK क्या है, CDK इनएक्टिव। ध्यान दो, CDK इनएक्टिव होगी तभी ये जा सकता है M फेज में। ये M फेज है, M फेज में सेल तभी जाएगी जब ये CDK इनएक्टिव होगा। अगर यहीं पे रोकना होगा बेटा तो ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बेटा। अब क्या होगा, यहां पे इनएक्टिव है, इनएक्टिव होके यहां पे आ गया, कहां पे, M फेज में। M फेज में आने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव होगा बेटा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप मतलब क्या कि ये CDK है और ये यहां पे CM है और एक फॉस्फेट ग्रुप है यहां पे, लेकिन एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो फिर क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। ठीक, ये एक्टिव हो गया और स्टिमुलेट कर देगा माइटोसिस को। एक्टिव एंड स्टिमुलेट माइटोसिस या मियोसिस, जो भी हो। ओवरऑल टोटल मैं बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। CDK प्रोटीन है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, बाद में ये निकल जाएगा इससे, तो इनएक्टिव है अभी। देखो एक्टिव है अभी, ये साइक्लिन प्रोटीन हट जाएगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ATP के साथ मिलकर के G1 फेज में ATP इसके साथ लगेगा और साइक्लिन प्रोटीन लगेगी, लेकिन अभी भी क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा तभी यहां से S फेज में आ सकता है। ठीक है, इनएक्टिव किसने किया, साइक्लिन ने किया और ATP ने किया। यहाँ पे ATP लग गया ना, तो इसलिए इनएक्टिव हो गया ये। अगर यहीं पे क्या होगा, फिर G1 फेज में रोकना होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, G1 साइक्लिन इसके साथ बाइंड नहीं करेगी, तो बाइंड करके इसने फैसिलिटेट कर दिया S फेज में। S फेज में आने के बाद साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो गया बेटा और ये आगे बढ़ गया, फैसिलिटेट हो गया। अगर समझ रहे हो, फिर S फेज कंप्लीट, S फेज से फिर यहाँ पे आ गया, ये CDK में 2 फॉस्फेट ग्रुप लगा और साइक्लिन लगा और इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव है तभी यहां से यहां जाएगी, अगर नहीं जाना होगा तो ये प्रोटीन नहीं लगेगी इसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगेगा। फिर इनएक्टिव करके यहां पे गया, यहां से फॉस्फेट ग्रुप निकलने के बाद एक्टिव हो गया। समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ इससे काम चल सकता है कि 2 चेक पॉइंट होते हैं और 2 तरह की प्रोटीन इसमें हेल्प करती है। ठीक है बेटा, जस्टिन, गुड। तो आज हमने क्या कर लिया बेटा, चेक पॉइंट्स कर लिए, सेल साइकिल कर लिया। कल हम क्या करेंगे, DNA कंटेंट और क्रोमोसोम का देखेंगे कि 2N और 2C 4C क्या होता है। उसके बाद माइटोसिस करेंगे कल सैटरडे, अभी कल क्लास है हमारी। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे बैठे हो आज बताना जरा, कोई देखो तो। अभी तो कुछ चले गए लग रहा है मुझे। ठीक है, 12 है, कोई बात नहीं, 11 हो गए, कोई बात नहीं बेटा। ओके बच्चों, बाय, कल मिलते हैं फिर।